दोस्तों ये बात है जुलाई 1947 की, जब अमेरिका में हर तरफ यूएफओज के उड़ने की रिपोर्ट्स मिल रही थी। लोगों का कहना था कि इन्होंने आसमान में किसी यूएफओ को उड़ते हुए देखा है, जबकि कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने किसी फ्लाइंग डिस्क को हवा में उड़ते हुए देखा है। जहां देखो वहीं यूएफओज की उड़ने की ही रिपोर्ट्स मिल रही थी। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर भी ये बात फैल गई कि लोगों ने हर तरफ यूएफओज को उड़ते हुए देखा है। उन दिनों में न्यू मैक्सिको में रहने वाले एक आदमी को करीब के खेत में जला हुआ मलबा मिला। इस मलबे में रबर, टेप, टिन फॉइल, कागज और लकड़ी के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। ये टुकड़े दरअसल किसी यूएफओ के लग रहे थे। न्यू मैक्सिको में मिलने वाले इस मलबे की बात जब यूएस आर्मी तक पहुंची तो अगले ही दिन यूएस आर्मी ने एक स्टेटमेंट रिलीज की, जिसमें इन्होंने कहा कि लोगों को जो यूएफओ उड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो बात दरअसल सच है। यानी उनका ये कहना था कि अमेरिका में वाकई ही में यूएफओ उड़ रहे थे। इसके अलावा रोजवेल आर्मी एयरफोर्स ने ये बात बताई कि इनको न्यू मैक्सिको में किसी यूएफओ के मलबे का ढेर मिला है। हर तरफ ये बात तेजी के साथ फैल गई कि रोजवेल आर्मी एयरफोर्स को किसी टूटे हुए यूएफओ का मलबा मिला है। लोगों ने ये बात मान ली कि ये मलबा जरूर उसी फ्लाइंग डिस्क का होगा जिसको इन्होंने आसमान में उड़ते हुए देखा था। स्टेटमेंट रिलीज होने के एक दिन बाद ही यूएस आर्मी अपनी बात से पलट गई और इन्होंने ये कहा कि ये मलबा किसी यूएफओ का नहीं बल्कि एक वेदर बलून का है। आखिर इन सारी बातों के पीछे सच्चाई क्या थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। This story is extraordinary, especially if it's true. And it all started in the desert, just north of Las Vegas. A local scientist who's worked at Groom Lake said to be where top-secret weapons systems have been tested over the years. He has asked that his identity be shielded. Exactly what's going on up there? What's going on up there could be the most important event in history. Physical contact and proof from another system, another planet, another intelligence. What would happen to you if the government learned that you were giving us this information? He just wanted to stay alive. Maybe this has been kept from us for a good reason. Sir, how do we know you are who you say you are? It went all over the world. You put Area 51 on the map. Can we ever be made whole if we're not believed? We can't verify what was going on in his background. दोस्तों इस वक्त हर तरफ यूएफओज की बातें सुन सुनकर और यूएफओज को देखकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात की हकीकत क्या है, क्योंकि उस वक्त जुलाई का महीना था और अमेरिका में बहुत ज्यादा गर्मी थी। इसी वजह से हर तरफ वेदर बलून उड़ते हुए दिखाई देते थे। इस बात को लोगों में सच साबित करने के लिए यूएस आर्मी ने कुछ फोटोज वगैरह भी रिलीज की, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये किसी यूएफओ का नहीं बल्कि वेदर बलून का मलबा नजर आ रहा है। जब यूएस आर्मी ने यह कहा तो लोगों ने इस तरफ से तवज्जो हटा दी। इसके बाद लोगों की तवज्जो इस तरफ से हट गई और मीडिया ने भी इस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद ये मसला दोबारा उभर आया जब लोगों ने उसी जगह पर एक और एलियन क्राफ्ट को उड़ते हुए देखा। लोगों ने यह कहा कि मौसम की खराबी की वजह से यूएफओ क्रैश होकर जमीन पर गिर गया और ब्लास्ट होने की वजह से इसके अंदर मौजूद सारे एलियंस मर गए। इसके अलावा लोगों ने कहा कि जिस जगह पर यूएफओ ब्लास्ट हुआ था वहां पर कुछ डेड बॉडीज भी मिली थी, लेकिन वो डेड बॉडीज पूरी तरह जल चुकी थी, जिसकी वजह से उनको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद 1978 में एक रिटायर्ड ऑफिसर जैसी मार्शल ने बताया कि जब खेत में मलबा मिला था तो वो भी वहीं पर मौजूद थे। इसके बाद द रोजवेल इंसिडेंट के नाम पर एक किताब शाया हुई, जिसमें जैसी मार्शल ने बताया कि जो मलबा उनको खेत में मिला था वो किसी अजीबो गरीब चीज का मलबा था। यानी वो मलबा किसी इंसान की बनाई हुई मशीनरी का लग ही नहीं रहा था। लेकिन बाद में इन्होंने सारी बात से इनकार कर दिया। लोग इन सारी अजीबोगरीब बातों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। लेकिन रोजवेल में होने वाले ये पुरस्कार वाकयात लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और रोजवेल की थ्योरी अभी तक सोल्व नहीं हुई थी। इन सारे होने वाले पुरस्कार वाकयात के बाद लोगों ने यूएफओ और एलियंस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारी अफवाहें फैलना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यूएस आर्मी दरअसल एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रही है। लोगों ने कहा कि ये जगह जरूर एरिया 51 का इलाका होगा। So it all started as a joke, a Facebook post calling on people to storm Area 51. Area 51. Area 51. दोस्तों एरिया 51 दरअसल साउदर्न नेवाडा में शहर से दूर एक खुली जगह पर मौजूद है और ये जगह शहर से इतनी दूर है कि जहां पर कोई आम आदमी पहुंच ही नहीं सकता। एरिया 51 दरअसल यूएस आर्मी की टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है और इस जगह पर यूएस आर्मी अपने सारे खुफिया काम यानी सीक्रेट एक्टिविटीज को अंजाम देती है। इस एरिया 51 में आम आदमी का जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है और इसके बाहर कुछ साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जिनके ऊपर वार्निंग लिखा हुआ है।
और लोगों को वार्न किया जाता है कि वो इस एरिया के करीब भी ना आए। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि इस एरिया 51 के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों आज से कुछ साल पहले ही एक इंटरव्यू में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बॉब लजार को इनवाइट किया गया। बॉब लजार दरअसल एलियंस और यूएफओस पर बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे। इस इंटरव्यू में बॉब लजार से यूएफओ और एरिया 51 के बारे में पूछा गया, जिस पर बॉब लजार ने ये क्लेम किया कि वो काफी अरसे तक एरिया 51 में काम करते रहे हैं और इन्होंने कई साल तक एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च करी है। इनका कहना था कि यूएस गवर्नमेंट ने इनको एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च करने का काम दिया हुआ था और इनका काम एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करना था। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. कई रिसर्चर्स ने बॉब लजार की सारी बातों को गलत साबित किया और उन्होंने ये कहा कि बॉब लजार ने एरिया 51 में काम नहीं किया और ये अपनी तरफ से बस झूठ बोलते रहते हैं और बेबुनियाद बातें करते हैं। लेकिन ये सारी बातें इस मिस्ट्री को मजीद उलझा रही थी। एरिया 51 को दरअसल यूएस के खुफिया जहाजों की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस एरिया में यूएस के सीक्रेट स्पाई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग का काम किया जाता था। चूंकि ये जगह शहर से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इस इलाके को यूएस के खुफिया जहाजों की टेस्टिंग के लिए बेहतर माना जाता था। उन दिनों में यूएस और सोवियत यूनियन की आपस में जंग छिड़ी हुई थी। यूएस आर्मी उस वक्त सोवियत यूनियन को स्पाई करना चाहती थी, क्योंकि सोवियत यूनियन उन दिनों में एटमी बॉम्ब की टेस्टिंग कर रही थी, जो कि यूएस के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। इसलिए यूएस आर्मी ने सोवियत यूनियन को स्पाई करने के लिए कुछ स्पाई एयरक्राफ्ट तैयार करने शुरू कर दिए। यूएस आर्मी ने ऐसे स्पाई एयरक्राफ्ट तैयार करने का फैसला किया कि जो जमीन से हजारों मीटर ऊंचे और तेजी से उड़ सकते हो। इसके बाद यूएस आर्मी ने सोवियत यूनियन को स्पाई करने के लिए टॉप सीक्रेट स्पाई एयरक्राफ्ट तैयार करने शुरू कर दिए, जिनमें आज तक का सबसे ताकतवर स्पाई एयरक्राफ्ट लॉकहीड SR-71 ब्लैक बर्ड है। ये स्पाई एयरक्राफ्ट 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेजी से उड़ सकता है और ये स्पाई एयरक्राफ्ट जमीन से करीबन 26,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। यानी इतना तेज कि अगर ये 26,000 मीटर की ऊंचाई पर 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा रफ्तार से उड़े तो किसको पता चलेगा कि हमारे ऊपर से कोई स्पाई एयरक्राफ्ट गुजरा है। चूंकि ये स्पाई एयरक्राफ्ट इतना पावरफुल था, इसलिए इसको सीक्रेट रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी था और इस तरह के ताकतवर स्पाई एयरक्राफ्ट को एरिया 51 जैसी जगह पर ही टेस्ट किया जा सकता था। कुछ अर्सा गुजरने के बाद जेसी मार्शल ने ये रिवील किया कि जिस मलबे को रोजवेल एयरफोर्स ने वेदर बलून कहा था, वो दरअसल वेदर बलून नहीं बल्कि कुछ और था, जबकि वेदर बलून का दावा सिर्फ एक कवर स्टोरी थी। इसके बाद जेसी मार्शल की ये बात बहुत ज्यादा फेमस हो गई और लोगों में बेचैनी पैदा हो गई कि ये मलबा अगर वेदर बलून का नहीं है तो किस चीज का हो सकता है। उन्हीं दिनों में यूएस आर्मी सोवियत यूनियन को स्पाई करने के लिए इस तरह के ताकतवर स्पाई एयरक्राफ्ट तैयार कर रही थी। दोस्तों जब इन स्पाई एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जा रहा था तो लोगों ने नजीबो गरीब शक्ल के स्पाई एयरक्राफ्ट को यूएफओ समझ लिया था, जबकि कुछ लोगों ने इन स्पाई एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग डिस्क का नाम दे दिया। ये एयरक्राफ्ट दिखने में बिल्कुल अजीबो गरीब शक्ल के थे और यूएस आर्मी डिफरेंट शेप्स के ड्रोन्स और स्पाई एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है कि जिनको देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। बस यही वजह थी कि लोगों ने इन स्पाई एयरक्राफ्ट को यूएफओ समझना शुरू कर दिया। यूएस आर्मी को भी इस बात का खतरा था कि अगर लोगों ने इन सीक्रेट एयरक्राफ्ट को देख लिया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि यूएस आर्मी सीक्रेट एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है। लेकिन उन दिनों में यूएफओ की अफवाहें बहुत ज्यादा फैल गई थी, तो यूएस आर्मी ने इस बात का फायदा उठाते हुए इन सीक्रेट एयरक्राफ्ट को यूएफओ का नाम दे दिया और इन्होंने लोगों में ये बात फैलाई कि आसमान में यूएफओ उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझेंगे कि आसमान में कोई यूएफओ उड़ रहे हैं और इनके स्पाई एयरक्राफ्ट का सीक्रेट भी सीक्रेट रहेगा। और वाकई ही में ऐसा हुआ। लोगों ने इन स्पाई एयरक्राफ्ट को यूएफओ समझ लिया और काफी अरसा तक ये बात लोगों से छुपी रही। दोस्तों इंटरनेट पर यूएफओज और एलियंस के रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज भी देखने को मिलती हैं और मूवीज और कार्टून्स में भी यूएफओज और एलियंस को देखा जा सकता है, लेकिन ना तो आज तक एलियंस के मिलने के कोई ठोस सबूत मिले हैं और किसी भी आर्काइव्स में आज तक एलियंस और यूएफओ के सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों जिस एरिया 51 को किसी वक्त में एलियंस और यूएफओ से जोड़ा गया था, आज भी इस एरिया में यूएस मिलिट्री अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट करती है। इसके अलावा आज एरिया 51 में पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में एंजॉय करते हैं, लेकिन आज भी इस एरिया 51 के अंदर जाने की परमिशन किसी को अलाउ नहीं है और आज भी कोई इंसान इस एरिया 51 के अंदर एंटर नहीं हो सकता। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मिस्टीरियस और मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।